हेलो बच्चों, आज हम लोग जानने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का 2027 सिलेबस के अनुसार से प्रत्येक चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग मैथमेटिक्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का चैप्टर्स है अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। हम लोग अध्याय बाय अध्याय इसमें जानेंगे। तो वास्तविक संख्याओं का बात करते हैं। तो वास्तविक संख्या जो है, तो वास्तविक संख्याओं का कुछ हम लोग के पास फॉर्मूले हैं। फॉर्मूलों का अगर यदि हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे तो हम लोग वास्तविक संख्या को समझ सकते हैं। तो यहाँ पहला फॉर्मूला है हम लोग के पास, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो हम लोग यहाँ भाज्य को ए बोलते हैं, भाजक को बी बोलते हैं, भागफल को क्यू और शेषफल को आर बोलते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि भाज्य कहाँ रहता है, भाजक किसको बोलते हैं, भागफल किसको बोलते हैं और शेषफल किसको बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि भाज्य जो है, ये ब्रैकेट का जो अंदर वाला भाग होता है इसको भाज्य बोलते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसको हम लोग भाजक कहते हैं। मतलब जिसमें हम लोग जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं उसी को भाजक कहते हैं। और जो यहाँ साइड में रहता है इसको भागफल कहते हैं। भाग देकर जो यहाँ जितने बार में दिया जाता है वो भागफल, और जो बचता है उसको हम लोग शेषफल कहते हैं। यानी बीच वाला भाग को भाज्य, इसके इस साइड का एलएचएस वाला भाग को भाजक, इधर आरएचएस वाला को भागफल और इसको शेषफल कहते हैं। तो हम लोग यहाँ इसको हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल बोल देते हैं, लेकिन इसको हम लोग मैथमेटिक्स में एक अलग ही प्रकार से दिखाते हैं। तो यहाँ इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं मैथमेटिक्स में से, तो मैथमेटिक्स में हम लोग बोल सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको हम लोग बोल सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे सेट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ इसका अंग्रेजी फॉर्मूला से अगर देखते हैं तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है जीरो से बड़ा है, ये चिन्ह ग्रेटर का है, जीरो से बड़ा है या बराबर है आर, और आर से बड़ा है या बराबर है बी। सॉरी, जीरो से बड़ा है या बराबर है आर, आर से बड़ा है बी। तो ये जो है हम लोग का ऑब्जेक्टिव के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि जीरो से बड़ा है या बराबर है आर, और आर से बड़ा है बी। यहाँ जीरो आर का मतलब है शेषफल और बी का मतलब है भाजक। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन जब भी पूछा जाए तो बोलेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो से बड़ा है या बराबर है आर, आर से बड़ा है बी। तो हम लोग चलते हैं आगे के तरफ। यहाँ देखते हैं पहली संख्या, एक रिलेशन है यहाँ पर, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अगर पहली संख्या दूसरी संख्या को गुना करते हैं तो 900 और 900 उसके बराबर होता है। 900 मतलब महत्तम समावर्तक, 900 मतलब लघुत्तम समावर्तक। तो पहली संख्या को हम लोग ए बोल सकते हैं, दूसरी संख्या को बी बोल सकते हैं, 900 को हम लोग बोल सकते हैं एचसीएफ और 900 को बोल सकते हैं एलसीएम। तो हम लोग इसमें से देखते हैं कि अगर पहली संख्या का अगर निकालते हैं फॉर्मूला, पहली संख्या का अगर फॉर्मूला निकालते हैं तो पहली संख्या निकालेंगे तो दूसरी संख्या गुना में है, तो 900 गुना 900, दूसरी संख्या गुना है तो वो भाग में जाएगा। तो बोल सकते हैं पहली संख्या बराबर 900 गुना 900 बट्टे दूसरी संख्या। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसको याद रखेंगे। दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या सेम वैसे ही, तो दूसरी संख्या निकालेंगे तो पहली संख्या भाग में जाएगा, तो 900 गुना 900 बट्टे पहली संख्या, इसको भी याद रखेंगे। अगला है 900 बराबर, अगर 900 का बात किया जाए, अगर हम लोग 900 का बात करते हैं तो 900 बराबर निकालेंगे तो बात यहाँ रहा 900 का। जिस प्रकार से पहली और दूसरी संख्या को निकाले तो 900 900 भी निकलेगा। तो अगर 900 को निकालेंगे तो 900 भाग में जाएगा, तो 900 बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब बट्टे में क्या, बट्टे में 900, इसको हम लोग लिख देंगे। अब 900 का बात करें तो फिर 900 अगर निकालते हैं तो 900 भाग में जाएगा, तो 900 बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टे 900। तो ये हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग याद रखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको याद रख सकते हैं। अब इस चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ आ रहा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ये चैप्टर का नाम ही वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में हम लोग जानते हैं, तो संख्याओं के बारे में आगे हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले सबसे पहले वास्तविक संख्या के बारे में अगर जानने का बात करते हैं तो वास्तविक संख्या दो संख्या से मिलकर बनता है। तो दो संख्या कौन है, एक है परिमेय। वास्तविक संख्या दो संख्या से, एक परिमेय है एक अपरिमेय है। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मेल से बनते हैं, तो हम लोग को याद रखना। तो यहाँ पर हम लोग को कुछ सवाल है
यहाँ सबसे पहले देखना है कि वास्तविक संख्या परिमेय से और अपरिमेय से मिलकर बना है। तो परिमेय संख्या सिर्फ वास्तविक नहीं हो सकता है और न ही अपरिमेय संख्या सिर्फ वास्तविक हो सकता है, दोनों संख्या मिलकर वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन क्या गया, हम लोग को ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या सभी परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या यहाँ पर है, परिमेय संख्या, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? क्या परिमेय संख्या जो है सब तो परिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या है क्या? नहीं, उसका अपरिमेय संख्या भी तो वास्तविक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर हाँ, यस, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। तो हम लोग को ध्यान देना है परिमेय संख्या जो वास्तविक संख्या है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? तो अपरिमेय संख्या किससे निकला? देखो तो अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या से निकला है ना, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं हाँ, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या ही है। तो हम लोग को ध्यान देना अगला, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है? सब वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है? तो सब वास्तविक संख्या परिमेय संख्या सिर्फ है, वास्तविक संख्या परिमेय भी है तो अपरिमेय भी है। तो वास्तविक संख्या दोनों के लिए है क्योंकि परिमेय से और अपरिमेय से दोनों से मिलकर बना। तो यहाँ पूछ रहा क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय है? तो ये नहीं, वास्तविक संख्या सब परिमेय नहीं है, तो इसको नो देंगे, नहीं। फिर पूछ रहा क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय है? फिर पूछ रहा है वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय है, ये तो परिमेय भी है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग नहीं देंगे। क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मेल है? तो पूछ रहा है क्या सभी वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना है? तो वास्तविक संख्या तो देखें तो परिमेय से भी मिलकर बना है और अपरिमेय से मिलकर बना है। ये बात सही है कि परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बना है, तो ये भी क्या है, सही है, तो हाँ बोलेंगे। तो हम लोग को इसको याद रखना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिला है वास्तविक संख्या। अगर वास्तविक संख्या का बात करें अकेले परिमेय संख्या के लिए नहीं है और अपरिमेय संख्या के लिए भी अकेले नहीं है, ये दोनों संख्याओं के लिए होता है। तो ये बात याद रखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर कुछ नियम है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझते हैं। अगर परिमेय संख्या को ले और अपरिमेय संख्या को ले और दोनों को अगर जोड़े, योगफल परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव क्या होना चाहिए? तो जब हम लोग परिमेय संख्या को जोड़ते हैं और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, जैसे 5 परिमेय संख्या और रूट 5 अपरिमेय संख्या है, तो दोनों का योगफल अगर करते हैं तो ये हमेशा क्या देगा, अपरिमेय देगा। क्या देगा ये, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या देंगे, हमेशा अपरिमेय संख्या देगा। अब फिर दूसरा यहाँ रूल है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब होता है घटा, परिमेय अपरिमेय संख्या का घटाव क्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कि रूट 5 को ये 5 जो है परिमेय संख्या है, माइनस रूट 5 जो है अपरिमेय संख्या है, इसको जब घटाएंगे तो ये सदैव अपरिमेय संख्या ही देगा। चलिए और आते हैं, अगला है परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का भागफल। परिमेय अपरिमेय संख्या को जो भाग देंगे तो वो क्या होगा, जैसे कि 5/√5, तो ये क्या होगा, अपरिमेय। और भी बहुत सारा अपरिमेय परिमेय का उदाहरण है। अब अपरिमेय भागफल तथा गुणनफल, गुणनफल का बात करें 5 गुना √5 करेंगे तो 5√5, तो ये 5√5 क्या है, अपरिमेय है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का अगर भागफल रहे, गुणनफल रहे, योगफल रहे या अंतर रहे, सब अपरिमेय संख्या होता है, इसको हम लोग याद रखेंगे। तो आगे हम लोग संख्या के प्रकार को देखते हैं, जिसमें कि पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, जो हम लोग गिनती की संख्या जो होता है, हम लोग जो गिनते हैं 1 2 3 4, उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ बोल सकते हैं 1 2 3 4 5, जहां तक हम लोग गिनती गिनेंगे उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। तो हम लोग को ये याद रहेगा, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। अब आते हैं सम संख्या पर। सम संख्या जो है हम लोग पुराना तरीका से याद करते थे क्या, कि जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो 2 से विभाजित करने में टाइम तो भी लगेगा, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि सम संख्या जो है, जिस संख्या का इकाई स्थान पर 0 2 4 6 और 8, मतलब जो सब संख्या का इकाई स्थान मतलब पहला स्थान पर जो है 0 दिखाई पड़े, 2 4 6 8 मौजूद रहे, तो वो संख्या सम संख्या होगा। तो अब इसको हम लोग जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर 10 का आगे में जो है इकाई स्थान पर अगर बात करें तो 0 है और दहाई स्थान पर 1 है,
तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ पर 0 है तो इसलिए ये क्या हो गया, सम संख्या। यहाँ पर भी इकाई स्थान पर 2 है तो 12 भी सम संख्या, 14 भी सम संख्या, 16 भी, 2158 तो लास्ट का देखना 8 तो ये भी सम संख्या, 1378 8 यहाँ पर भी ये सम संख्या। मतलब जहां जहां हम लोग को 0, 2, 4 और 6 तथा 8 मौजूद हो वो हम लोग समझ जाएंगे कि वो हम लोग का निश्चित सम संख्या होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, विषम संख्या को देखते हैं। विषम संख्या क्या है, तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर, मतलब जो संख्या का इकाई स्थान पर हम लोग को 1, 3, 5, 7 और 9 मौजूद दिखाई पड़े तो हम लोग उसको डेफिनेटली समझेंगे कि विषम संख्या में आ रहा है। तो जैसे कि 11 विषम संख्या, क्योंकि इसका इकाई स्थान पर 1 है, यहाँ 1 भी रूल के अकॉर्डिंग है। 13, 15, 17 सबका इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 ऐसा मिला हुआ संख्या आ रहा है। तो ऐसा संख्या जहां दिखाई पड़े तो हम लोग समझ सकते हैं वो विषम संख्या है। तो चलिए आगे आते हैं, पूर्णांक संख्या में आते हैं। तो पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, हम लोग पूर्णांक संख्या जो है ऋणात्मक संख्या जैसे कि -3, -2, -1 उसके बाद 0 शुरू होगा ना, उसके बाद +1, +2, +3। तो जहां पर वैसी संख्या जो ऋणात्मक शून्य मतलब 0 और धनात्मक को साथ में जो मिला के जो समूह बनाएंगे उसी को हम लोग बोलेंगे पूर्णांक संख्या। ये पूर्णांक संख्या जो है नंबर को सेट करने वाला एक संख्या है। तो इन लोग को हम लोग बोल सकते हैं ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याओं के समूह को मिलाने पर बनी संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो ये इसका याद रखेंगे, एग्जाम्पल में हम लोग इसी को याद रख लेंगे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अगर यदि -4 से शुरू करते हैं तो यहाँ +4 तक जाएगा, अगर 5 से शुरू करते हैं माइनस से तो +5 तक जाएगा। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, पूर्णांक संख्या बहुत ही ईजी है। चलिए अब आगे आते हैं, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, देखिए प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि गिनती की संख्या 1 से जहां शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिलाने पर प्राकृतिक संख्या जो होता है 1, 2, 3, 4 उसी के आगे अगर शून्य लगा दिया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो पूर्ण संख्या बनेगी। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 हम लोग को याद रखना है कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। तो ये हम लोग इसको याद रखेंगे। तो पूर्ण संख्या हमेशा 0 से, तो 0 आगे लगा रहेगा तो पूर्ण संख्या। आगे हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या को क्या है। तो भाज्य संख्या उसी को बोलेंगे वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे दूसरे संख्या से भी विभाजित हो, मतलब जो एक से भी करता हो, स्वयं से भी करता हो और किसी ना किसी अन्य दूसरे संख्या से भी करता हो, उसी को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर एक का बात करें, एक स्वयं से करता है लेकिन एक से भी करता है लेकिन अन्य किसी दूसरी संख्या से नहीं करता। 2 का बात करें, 3 का बात करें तो ये सब संख्या नहीं करता। लेकिन अगर 4 का बात करें, 4 जो है ये भाज्य संख्या है, 4 भाज्य संख्या है। उसके बाद 6, 4 जो है 4 से करता है, 1 से करता है, 2 से करता है। 6 का बात करें, 8 का बात करें, 9 का बात करें, 10 का बात करें, ये भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का बात करते हैं, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो, एक तथा स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या हम लोग कहेंगे। अभाज्य संख्या जो होता है वो एक और स्वयं से विभाजित होगा, उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं। लेकिन भाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित होगा। तो हम लोग इसको याद रखेंगे कि अभाज्य संख्या जो है वो एक तथा स्वयं से विभाजित होगा, लेकिन भाज्य संख्या एक और स्वयं और किसी न किसी दूसरी संख्या से कटेगा। इतना हम लोग को याद रखें। अब हम लोग यहाँ देखते हैं अभाज्य संख्या का बात करते हैं, 2 एक और स्वयं से, 3, 7, 11, 13, 17 इसको कटा के देखते हैं तो एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरी संख्या से नहीं करता है ये। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं, परिमेय संख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परिमेय संख्या हम लोग याद रखते हैं। इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार सॉल्व करने में आसानी होता है, अगर समझ सकते हैं इसको। परिमेय संख्या, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब यह है, P/Q का मतलब यही है कि P माने अंश और Q मतलब होता है हर। तो जिसको हम लोग अंश और हर के रूप में दिखा सकते हैं उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। और Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, इसमें Q = नॉट 0 हो तो उसी को हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे 2 जो है इसका नीचे 1 लगाएंगे तो P/Q हो सकता है, 5 के नीचे भी 1। अब देखिए √49 इसका वर्गमूल 7 निकल सकता है, तो √49 का वर्गमूल 7। 16 का वर्गमूल निकालेंगे √16 का तो 4। 15 भी
ये भी परिमेय संख्या पहले से है, 17 भी परिमेय संख्या है। तो जिसका वर्गमूल हो जाए, इसमें अगर रूट रहे तो समझ जाएंगे उसका वर्गमूल हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या होगा। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से। तो परिमेय संख्या उसी को कहते हैं जिसको हम लोग आसानी से p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जो अगर रूट लगा हुआ रहे तो उसका कम से कम वर्गमूल निकल जाना चाहिए पूरा पूरी। अगर जिसका वर्गमूल नहीं निकला तो वो अपरिमेय संख्या होगा। तो यहां देखते हैं कि पाई देखते हैं, पाई में तो वर्गमूल नहीं है लगा हुआ, रूट नहीं है लगा हुआ, तो इसको हम लोग परिमेय नहीं समझ लेंगे क्योंकि पाई में रूट नहीं है, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या, एक सिद्ध कथन है। तो याद रखेंगे पाई एक सिद्ध कथन है, इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में फिर आते हैं, तो जो वैसी संख्या जो परिमेय न हो उसके अलावे बचे हुए संख्या क्या बोलेंगे? अपरिमेय। इसे p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं जैसे √5, तो √5 का वर्गमूल क्या होता है? नहीं होता है, इसलिए √5 मेरा अपरिमेय संख्या है। √7 भी अपरिमेय संख्या है, इसका भी वर्गमूल नहीं होता। √11 का भी नहीं होता है। 3 मेरा परिमेय संख्या है, लेकिन √3 मेरा अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय अपरिमेय को जोड़ेंगे तो वो भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो वर्गमूल नहीं होता है, जिसका वर्गमूल नहीं होगा उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहेंगे किसको? तो वास्तविक संख्या क्या होता है? अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मेल, तो परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को साथ में मिला देते हैं, तो इसी मिला हुआ संख्या को हम लोग बोल देंगे वास्तविक संख्या होता है। जैसे √5 अपरिमेय है, √5 अपरिमेय, √49 इसका वर्गमूल 7, तो ये परिमेय। तो परिमेय अपरिमेय परिमेय परिमेय अपरिमेय अपरिमेय, यहां पर भी अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय जहां जहां मिला हुआ रहेगा तो दोनों को मिला हुआ संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या का नाम देंगे उसे। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया है। अब आगे देखते हैं हम लोग शांत अशांत की तरफ जाते हैं। तो शांत अशांत किसको कहेंगे? तो शांत और अशांत में आते हैं। तो शांत, जब परिमेय संख्या के हर में कोई अगर परिमेय संख्या आप लोग को दिखाई पड़े तो उसका हर में हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या। जैसे 5 यहां पर हम लोग देख रहे हैं 2, तो अगर देख रहे हैं ये परिमेय संख्या है, तो जिसका इसका अंश हुआ 5 और 2 मेरा हर हुआ। तो इसमें देखते हैं जब परिमेय संख्या के हर में 2 रहे 5 रहे, 2 रहे 5 रहे, या 2 5 दोनों गुणनफल के रूप में रहे, 2 रहे या 5 रहे या 2 5 दोनों गुणनफल के रूप में हो, तो उसी को हम लोग बोलेंगे शांत। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? शांत। तो हम लोग यहाँ इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि यहाँ 1/2, तो अंश का मान हुआ 1 और हर का मान हुआ मेरा 2, तो 2 के रूप में m का मतलब है इसका और गुणनफल आएगा 1/5m। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1/5m का मतलब है कि यहाँ पर 5 के रूप में गुणनफल, या 1/2m इंटू 5n। ये मेरा ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा टाइप का पूछ सकता है, हम लोग इस पर ध्यान देंगे। तो हम लोग परिमेय संख्या पढ़ चुके, अपरिमेय पढ़ चुके। शांत वही होगा जिसका हर में गुणनफल 2 या 5 के रूप में रहे, उसी को हम लोग शांत बोलेंगे, अन्यथा क्या होगा? वो अशांत होगा। अब कुछ घातांक का नियम है, इसको हम लोग समझेंगे, इसके बाद हम लोग चैप्टर को भी करेंगे। पहले घातांक का नियम भी हम लोग कहीं कहीं यूज आता है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। अगर हम लोग को बोले a पर पावर m और गुना a पर पावर n, बेस इसका सेम है, a है, लेकिन इसका पावर अलग अलग है, m और यहाँ n है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बेस अगर सेम रहेगा तो a पर पावर m इंटू a पर पावर n, a पर पावर m इंटू a पर पावर n है, तो इसका यहाँ पर गुना में पावर जुड़ता है, सॉरी यहाँ पर माइनस लिख दिए, यहाँ प्लस होगा। a पर पावर m इंटू a पर पावर n अगर रहे तो a पर पावर m प्लस n, a पर पावर m प्लस n लिख देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं a पर पावर m बटे a पर पावर n, यहाँ पर बेस तो सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो यहाँ भाग में पावर क्या होगा? घटेगा, a पर पावर m माइनस n। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं a पर पावर m इंटू b पर पावर m, यहाँ देखते हैं बेस अलग अलग लेकिन पावर सेम है, तो a बेस दोनों गुना आ जाएगा, a इंटू b पर पावर m, तो इसी में लिख सकते हैं a डिग्री बराबर 1। जब भी हम लोग a डिग्री बराबर देखेंगे तो उसको 1 लिखेंगे, a डिग्री बराबर 1 होता है, a डिग्री हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अगर यहां देखते हैं a पर पावर m इंटू n, a पर पावर m इंटू n बोल सकते हैं, a पर पावर m इंटू n को a पर पावर m इंटू n दर्शा सकते हैं हम लोग। अब देखते हैं रूट a बराबर a पर पावर हाफ दे सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट x बराबर x पे पावर हाफ, ऐसा भी हम लोग लिख कर दिखा सकते हैं इसको। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है हम लोग को। अब देखते हैं 1/a अगर दिखाई पड़े तो हम लोग a को ऊपर जब भेजेंगे तो a पर पावर -1,
अब 8 नंबर देख रहे हैं, रूट ए को अगर रूट ए से गुना करे, अगर समान अंदर में समान संख्या हो और रूट लगा हो तो रूट उसका रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और ए हो जाएगा। अगर रूट 3 को गुना रूट 3 से कहा जाए तो क्या होगा 3। अगर रूट 5 को रूट 5 से अगर कहा जाए तो 5। तो ध्यान देना हम लोग को 3 रूट ए अगर दिखाई पड़े तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए पर पावर 1/3। ए पर पावर माइनस एन दिखाई पड़े अगर यदि तो हम लोग लिख सकते हैं 1/a पर पावर एन। अगर इसको दोबारा लिखना है तो ए पर पावर माइनस एन, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब हम लोग चैप्टर की तरफ जाएंगे और आसानी से चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे।